तो हाय दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। ठीक है, ये दिख रहा है आपको नाम। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमी पार्ट 9 में। ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ब्रिटिश टाइम पे ये कैसी इकोनॉमी थी और अब कैसी इकोनॉमी है, कौन सा प्राइम सेक्टर है इसका। ठीक है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या दोनों में डिसएडवांटेज हैं, क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, कौन सा हमारा प्राइम सेक्टर है, प्लस PSUs जो हैं वो सारी देखेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, एसएससी माइंडसेट, नीचे एक लाल बटन होगा उसको दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, अगर बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए जो हमारा इकोनॉमिक प्रोफाइल है इंडिया का, वो कम्प्लीटली हमारा डिस्ट्रेस में था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब बहुत ही बुरी हालत में था अगर सिंपल भाषा में कहूँ। ठीक है, प्लस बीइंग अ टिपिकल केस ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी। अब कॉलोनियल इकोनॉमी इसमें वर्ड दिया है। ठीक है, कॉलोनियल इकोनॉमी क्या होता है? कॉलोनियल इकोनॉमी वो होता है हमारा जब कोई एक इकोनॉमी बन रही होती है एक कॉलोनी या कोई एक रीजन की। ठीक है, बड़े एरिया की नहीं, छोटे छोटे एरिया की। जैसे उस टाइम हमारा पूरा एक कंट्री एक यूनाइटेड नहीं थी। ठीक है, तो अलग अलग कॉलोनियल इकोनॉमी बन रही थी और इंडिया वाज सर्विंग अ पर्पज़ ऑफ डेवलपमेंट, नॉट फॉर हर सेल्फ। ठीक है, नॉट फॉर हर सेल्फ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बट ए फॉरेन लैंड। ठीक है, द यूनाइटेड किंगडम। तो इंडिया जो था वो जो डेवलपमेंट कर रहा था ना, वो अपने लिए नहीं कर रहा था, वो यूनाइटेड किंगडम के लिए कर रहा था। कैसे कर रहा था? आपको पता था कि उस टाइम की हालत क्या थी कि यहाँ से हमारा रॉ मटेरियल ले जाया जाता था ब्रिटेन में, वहाँ जाके उसे बनाया जाता था और फिर वापस यहीं लाकर हमें ही बेच दिया जाता था। ठीक है, तो हमारे ही रॉ मटेरियल हमारे ही बना के और हमें ही बेच दिया जाता था, जिससे ना हमारा कुछ प्रॉफिट होता था, ऊपर से लॉस होता था और उनका प्रॉफिट होता था। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने आप को डेवलप कर रहे थे, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया वाज आल्सो नेग्लेक्टेड बाय द कॉलोनाइजर्स। अब कॉलोनाइजर्स क्या है हमारे, अगर देखें तो कॉलोनाइजर्स हैं हमारे, उन्हें कहते हैं फाउंडिंग फादर। ठीक है, फाउंडिंग फादर कह लीजिए या तो कहें जो फाउंडर्स होते हैं हमारे इंडिया के, जिन्होंने इंडिया को जो ब्रिटिश आए थे, उन्होंने एक जो बनाया था इंडिया के रूल्स वगैरह, वो हमारे कॉलोनाइजर्स थे। उन्होंने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, वो सिर्फ क्या करते थे, रॉ मटेरियल को लेते थे। ठीक है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करा था। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर बनाया था तो सिर्फ अपने लिए बनाया था, जिससे वो खुद प्रॉफिट उठा सकें। ठीक है, तो उसके बाद आता है जो टॉपिक है वो है हमारा प्राइम मूविंग फोर्स। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड वर्सेस इंडस्ट्रीज़। अब प्राइम मूविंग फोर्स मतलब कौन सा ऐसा सेक्टर है जो उस वक्त हमारा एकदम एडवांटेज में या फिर फेस पर है। ठीक है, फ्रंट फुट पे खेल रहा है, अगर सीधी बात कहूँ तो वो हमारा एग्रीकल्चर है या फिर इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारा जो प्राइम मूविंग जो फोर्स है वो गवर्नमेंट हमारा डिसाइड करती है। ठीक है, और गवर्नमेंट इस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ को प्राइम मूविंग फोर्स बनाने की पूरी कोशिश कर रही है और बना भी रही है गवर्नमेंट की अगर बात करें तो। फिर उसके बाद करें अगर हमारा पॉलिटिकल जो लीडरशिप सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज एज द लीडिंग फोर्स ऑफ द, ये एक स्पेस रह गया बीच में, द इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस है। ठीक है, अलग अलग है जैसे द, फिर उसके बाद है हमारा इकोनॉमी। ठीक है, फिर ए आफ्टर और फिर इंडिपेंडेंस है ये। ठीक है, तो ये है हमारा द इकोनॉमी इंडिपेंडेंस आफ्टर। तो वो कह रहा है कि तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने इंडस्ट्री को सेलेक्ट किया था लीडिंग फोर्स के लिए, हमारी जो इकोनॉमी है इंडिया की उसके लिए। ठीक है, पर कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। द गिवन अवेलेबल सोर्सेज जो हमारे हैं वो क्या कहते हैं कि ये एक इलॉजिकल डिसीजन था, कोई लॉजिकल डिसीजन नहीं था। ठीक है, पहला ये था कि ऑलमोस्ट नो प्रेजेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कुछ था ही नहीं, पावर का, ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का कोई हमारे पास नहीं था सोर्स, पर हमने फिर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्राइम सेक्टर बनाने की कोशिश करी। सेकंड, नेग्लिजिबल प्रेजेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, आयरन, स्टील, सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, इन सबको भी हमने एकदम नेग्लेक्ट कर दिया, कोई ध्यान नहीं दे रहे थे हम। ठीक है, थर्ड है हमारा लैक ऑफ इन्वेस्टेबल कैपिटल। इन्वेस्टेबल कैपिटल मतलब हमारे पास पैसा नहीं था लगाने को उस टाइम पे। ठीक है, गवर्नमेंट के पास प्राइवेट सेक्टर में पैसा भी नहीं था लगाने का, पर वो फिर भी उस पर ध्यान दे रहे थे। फोर्थ हमारा एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी हमारे पास। ठीक है, फिफ्थ है हमारा लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर। स्किल्ड मैन पावर भी नहीं थे, वही सब उस वक्त ज़्यादा लिटरेसी भी नहीं थी, इस वजह से इतना स्किल्ड मैन पावर नहीं था।
सिक्स्थ हमारा एब्सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उतने बिजनेसमैन भी नहीं थे आज के टाइम पे। सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन जो नए एंटरप्रेन्योर्स है लगभग 4000 से ज़्यादा वो इंडिया में हैं, ब्रिटेन से भी ज़्यादा, पर उस वक्त इतने नहीं थे। ठीक है। द एब्सेंस ऑफ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, मार्केट भी नहीं थी, कोई भी जो हम सामान अगर बना रहे हैं उसके लिए कोई मार्केट भी नहीं थी, वो बेचेंगे कहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उस वक्त सब एग्रीकल्चर था हमारा, जो बेस है हमारा सेक्टर का वो सब। और मैनी अदर सोशियो साइकोलॉजी फैक्टर विच एक्टेड एज ए नेगेटिव फोर्स ऑफ द प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। प्लस सोशियो साइकोलॉजी भी हमारी कुछ थी, क्योंकि उस वक्त लोग इतना जानते नहीं थे, कुछ पहचानते नहीं थे, तो ये सब करने से वो डरते भी थे। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, द ऑब्वियस चॉइस फॉर इंडिया वुड हैव बीन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने इतना फोकस किया, उसके कुछ रीज़न थे। पहला रीज़न, द कंट्री हैज़ हैविंग द नेचुरल रिसोर्स ऑफ द फर्टाइल लैंड विच वाज फिट फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, इंडिया के पास इतना फर्टाइल रिसोर्सेज था लैंड का जो फिट था एकदम कल्टीवेशन के लिए। ठीक है। और सेकंड है हमारा, द ह्यूमन कैपिटल डिड नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ हायर ट्रेनिंग। और उस वक्त जो आदमी थे उनको इतनी हायर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खेती करते थे और वो करते आ रहे थे, इसलिए उन्हें इतनी हायर ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है। उसके बाद है व्हाट शुड वी डू। व्हाट शुड वी डू की अगर बात करें तो वो ये कह रहा है कि अगर ऐसा है कि इंडस्ट्री को बनाया जा रहा है और एग्रीकल्चर को इग्नोर किया जा रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं या फिर क्या हो रहा है। ठीक है। तो अगर पहले पॉइंट की बात करें तो लुकिंग एट द रिसोर्सेज अवेलेबल। ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज हमें उन्हें देखना पड़ेगा। ठीक है। प्लस एग्रीकल्चर, ठीक है, वुड हैव बीन द ऑब्वियस चॉइस ऑफ इज़ द प्राइम मूविंग फोर्स। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है हमारा इकोनॉमी के लिए वो एकदम प्राइम मूविंग फोर्स हम उसे मान सकते हैं, पीएमएफ मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कल्टिवेट लैंड है, मैन पावर है, सब कुछ है। बट इंडियन एग्रीकल्चर वाज यूजिंग द ट्रेडिशनल टूल्स, वो ट्रेडिशनल टूल्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी को इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर हम एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन लिए हैं या टेक्नोलॉजी को मिलाते हैं, ठीक है, मैकेनाइजेशन करते हैं, तो उसमें हमारा जो है इंडस्ट्री भी इंक्रीज़ होगी, प्लस एग्रीकल्चर होगा वो भी हमारा एलिवेट करेगा। ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर को मिलाकर अगर इकॉनमी बनाए, मतलब मॉडर्नाइजेशन कर दें एग्रीकल्चर का, जहाँ पर इंडस्ट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ होगा किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, तो वहाँ पर हमारा बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, ये पूरा वही कह रहा है कि वुड हैव बीन ब्लॉक ड्यू टू द लैक ऑफ, ठीक है, इंडिजीनियस इंडस्ट्रियल सपोर्ट इफ़ वी हैड गॉन फॉर सपोर्ट। ठीक है, would have required in a foreign reserves as a natural dependency on a foreign countries by choosing industries as the PMF। ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ही फोकस करती हैं, क्योंकि उनके पास वो क्या जो अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर चुकी हैं ऑलरेडी, और हम नहीं कर रहे हैं। आज भी हम ट्रेडिशनल मोड ऑफ ट्रेनिंग का या फार्मिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कुछ पॉलिसीज़ हैं जो इंडिया ने चलाई थी एग्रीकल्चर को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, तो उसी की हम बात करेंगे। तो जैसे जो पहला है हमारा वो है हमारा, ठीक है, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी। तो इसमें बात करते हैं क्या कर रहा था, पॉलिसी मेनली इंटेंड्स टू कन्वर्ट एग्रीकल्चर इनटू द कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री सो दैट द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन इट कुड बी अर्न इनकम एंड प्रॉफिट आउट ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज विद द सेम पेस मोड एज द इंडस्ट्रीज हैड इनेबल्ड द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो वो सीधे यही कह रहा है कि हम एग्रीकल्चर को अगर हम कन्वर्ट कर दें इंडस्ट्रीज़ की ही कैटेगरी में, मतलब जो उसका जो इंडस्ट्री से मिला था, जो मैंने भी आपको बताया था कि इंडस्ट्रीज से मिला था एग्रीकल्चर को, तो जो पॉपुलेशन जो जितनी भी डिपेंड है एग्रीकल्चर पे वो और ज़्यादा कमा सकेगी और ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकेगी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रीज़ कमाती हैं। तो ठीक है, ये थी हमारी न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। उसके बाद आता है हमारा नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो 1999 और 2000 में आई थी। ठीक है, तो वो ये सीधे वो ये कहती है कि न्यू स्कीम इंश्योरेंस ऑफ द स्कीम लॉन्च फॉर एग्रीकल्चर इंटेंस टू प्रोवाइड इंश्योरेंस टू कवरेज टू ऑल एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ठीक है, तो ये वाली लाइन आप मेन देख लीजिए। ठीक है, ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इंश्योरेंस कवरेज टू ऑल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ राइट फ्रॉम सीड्स। ठीक है, तो वो सीधे ये कहता है कि जितना भी एक्टिविटीज़ हैं सीड्स की, सोइंग की, हार्वेस्टिंग की, उन सब के ऊपर इंश्योरेंस मिल जाए फार्मर्स को, जिससे उन्हें ज़्यादा रिस्क ना हो। ठीक है, और नेसेसरी जो है सपोर्ट है इंडस्ट्री का वो भी उन्हें मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एग्जिम पॉलिसी। एग्जिम पॉलिसी मेनली बेस्ड थी हमारा जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी थी वो 2002 और 2007 भी कह सकते हैं ऐसे। ठीक है, फर्स्ट टाइम
जो एक्सेप्टेड एट द पॉलिसी लेवल लॉन्ग स्टैंडिंग ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट, ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई गई थी एक्सपर्ट्स के द्वारा, ठीक है, जहाँ पर 1% इंक्रीज़ एग्रीकल्चर कर दिया था एक्सपोर्ट्स के लिए, जहाँ पर हमारा 8,500 करोड़ था जो एग्रीकल्चर का सेक्टर था एडिशनल मिला दिया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ कई सारी पॉलिसीज़ इसी में इंक्रीज़ करी गई थी, जहाँ पर जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो एक्सपोर्ट में इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है, इम्पोर्ट की बजाय। उसके बाद आता है हमारा सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। अगर सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये मेजर प्रोग्राम टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विद द सस्टेनेबल अप्रोच वाज लॉन्च्ड इन 2000 विद द इनिशियल कॉर्पस ऑफ 50,000 करोड़, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि एक नया प्रोग्राम भी चलाएगा जो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन था, पहले की बात नहीं कर रहे। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन है जो 2004 में आया था, जहाँ पर 50,000 करोड़ रुपए जो थे वो इनिशियली लॉन्च किए गए थे, जो सस्टेनेबल अप्रोच था हमारा जो फसल वगैरह के लिए, ठीक है, इनिशियल कॉर्पस जो था उसके लिए हमारे एग्रीकल्चर को और बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए लगाए गए थे सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में, जहाँ से उसकी जो फसल करने की या फसल उगाने की जो क्षमता थी वो बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद है भारत निर्माण, ठीक है। अ मेजर प्रोग्राम टू फोकस ऑन द एग्रीकल्चर एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। टोटल 6 आइटम्स थे इनकर, was launched by the government in 2005 with the ultimate intention of strengthening rural economy, ठीक है। ये भारत निर्माण एक स्कीम चलाई थी जो एक मेजर प्रोग्राम था जिसने एग्रीकल्चर और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया था, ठीक है। और इसके अंदर टोटल 6 आइटम्स थे जो 2005 में लॉन्च की थी सरकार ने, और इनका एक ही मकसद था कि रूरल इकॉनमी को बहुत ही मजबूत कर सकें, ठीक है। उसके बाद आता है प्लैंड एंड मिक्स्ड इकॉनमी। अब प्लैंड एंड मिक्स्ड इकॉनमी का आपको अगर सीधी सी अगर आपको पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं तो पहला तो ये है कि इंडिपेंडेंट इंडिया वाज डिक्लेयर टू बी प्लैंड एंड मिक्स्ड इकॉनमी, ठीक है। उसको इंडिपेंडेंट इंडिया को डिक्लेयर कर दिया था प्लैंड और मिक्स्ड इकॉनमी में। और फिर उसके बाद है कि इंडिया नीडेड द नेशनल प्लानिंग, इट वाज डिसाइडेड बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑलमोस्ट अ डिकेड बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। और इंडिया को एक नीड थी नेशनल प्लानिंग की जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने पहले ही डिसाइड कर दी थी, ठीक है, इंडिया के इंडिपेंडेंस होने से पहले ही। और मास पॉवर्टी कुड ओनली बी रिमाइडेड वंस द गवर्नमेंट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। सेकंड जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है वो क्या कह रहा है कि जो मास पॉवर्टी है इंडिया की, ठीक है, वो सिर्फ तभी हट सकती है जब हम एक इकोनॉमिक प्लानिंग या एक प्रॉपर प्लानिंग से लाएँ, और प्लस कुछ एक टूल्स ऐसे बनाएं जो हमारी जो डिस्पैरिटीज़ हैं उनको दूर कर सके, ठीक है। तो ये है प्लैंड और मिक्स्ड इकॉनमी, ठीक है। और उसके बाद इसके कुछ पॉइंट थे कि जैसे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हैं कुछ, ठीक है, मिक्स्ड इकॉनमीज में क्या कि एवरी इकॉनमी वेदर इट इज़ एग्रीगेरियन, इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल नीड्स सुटेबल लेवल्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पावर, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वो सीधा ये कह रहा है कि कोई सी भी इकॉनमी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे पोस्ट इंडस्ट्रियल हो, उसको ज़रूरत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे पावर, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। और विदाउट देयर हेल्थ प्रेजेंस एंड एक्सपेंशन नो इकॉनमी कैन ग्रो। और इन सब के अलावा इनसे अगर ये नहीं होंगे तो कोई भी इकॉनमी नहीं बढ़ेगी, डेवलप नहीं होगी, ग्रो भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ज़रूरत है, हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी इन डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन करेंसीज़ में, ठीक है। प्लस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा। साथ ही साथ स्किल्ड मैन पावर की भी ज़रूरत थी, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब नए नए जो बिजनेसमैन आए निकल के, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स आए, उनकी भी ज़रूरत हमें थी। उसके बाद है इंडस्ट्रियल नीड्स। इंडस्ट्रियल नीड्स का क्या है पॉइंट हमारा कि पहला पॉइंट कह रहा है कि इंडिया हैड ऑप्टेड फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर एज इट्स प्राइम मूविंग फोर्स, ठीक है। वी सॉ इन द अर्लियर पेजेस, ठीक है। नाउ देयर वर सम एरियाज इंडस्ट्रीज विच गवर्नमेंट हैड टू इन्वेस्ट इन ड्यू टू सेवरल कंपल्सिव रीज़न, ठीक है। तो वही सीधे सीधे वो ये कह रहा है कि इंडस्ट्रियल नीड्स को किस चीज़ की जरूरत है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर गवर्नमेंट को पैसा लगाना चाहिए स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ठीक है। वो कुछ गिने चुने एरियाज़ हैं जहाँ से इकॉनमी को रिक्रूटमेंट मिलेगी। प्लस 6 बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंडिया में जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जाता है। पहला आयरन एंड स्टील, सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, ऑयल रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये 6 बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया के लिए। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो सीधी बात तो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर जो हमारा फर्म्स थी, PSUs थी, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो स्ट्रेटजी है वो अप्लाई करने के लिए कहा गया है, क्योंकि हमारा पता है कि इंडिया में कितना एम्प्लॉयमेंट कम है हमारा, ठीक है, जॉब्स कम है। तो जितने भी पुअर आदमीज़ हैं, पुअर पर्सनस हैं, अनएम्प्लॉयड, ठीक है, जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, तो हम अगर हम उनको जॉब्स देंगे तो हमारा पॉवर्टी है वो एलिवेशन करेगी, कम होगी, ठीक है।
तो अगर हम उनको देते हैं तो हमारा जो वर्क फोर्स है इकॉनमी के लिए वो भी बेहतर होगा। ठीक है, तो यह एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर। ठीक है, प्रॉफिट और डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर की बात करें तो सोशल सेक्टर आपको पता है क्या होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट पैसा लगाती है। ठीक है, और एक डिस्पोजल इनकम लेती है सोशल सेक्टर से अपने प्रॉफिट के लिए। पर सोशल सेक्टर में इस टाइम ऐसा चल रहा है कि इतना भी पैसा लगाता है गवर्नमेंट को, वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, या वो जो PSUs हैं वो जनरेट नहीं कर पा रही है इतना मच प्रॉफिट जो सोशल सेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। ठीक है, तो सोशल सेक्टर का इस वक्त प्रॉफिट भी इतना अच्छा नहीं हो पा रहा और डेवलपमेंट भी इतना नहीं अच्छा हो पा रहा। तो क्योंकि जो गुड्स जो सर्विसेज बन रही है ना वो बिक तो रही हैं पर उसमें इतना प्रॉफिट भी नहीं है और इतना मार्जिन भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो मार्केट है हमारा वो इतना डेवलप नहीं है कि इसको हैंडल कर पाए। ठीक है, तो हमारा ये पूरा प्रॉपर वे था, या प्रॉपर एक ब्रीफ हिस्ट्री थी हमारी इवोल्यूशन ऑफ इंडिया की, इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद कैसे कैसे डेवलप करा और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इसकी पॉलिसीज़ लाई जिससे हमारा इंडियन की इकॉनमी थी डेवलप्ड हुई। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नीचे के लाल बटन उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो की इकॉनमी के पार्ट 10 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।